हाय गाइस, मैंने लास्ट टाइम इधर ही मिसलेनियस के इधर छोड़ दिया था। फाइटोकेमिस्ट्री दैट इज कोगनोसी के चैप्टर्स हमने चालू किए थे, तो उसके अंदर मैंने इधर ही छोड़ दिया था। वी वर अबाउट टू सी द स्पेशल ट्रीटमेंट टू द सीड्स। तो स्पेशल ट्रीटमेंट टू सीड्स में कैसे होता है कि टू इनहैंस जर्मिनेशन स्पेशल ट्रीटमेंट टू द सीड्स में भी गिवन, सच एज सोकिंग द सीड्स इन वाटर फॉर अ डे, एग्जाम्पल कैस्टर सीड्स एंड अदर स्लो जर्मिनेटिंग सीड्स। तो हम यहाँ अब आप बोलोगे कि हम लोग यहाँ पर सीड्स जो जर्मिनेट करते हैं उनको हम लोग वाटर में क्यों करके रख रहे हैं, वाटर में सो करके क्यों रख रहे हैं? बिकॉज देखो, सीड के पास ना कुछ डिफेंसेस रहते हैं अगेंस्ट मदर नेचर। ओके, अभी मदर नेचर की मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जब अपन सीड को कभी भी डालते हैं ज़मीन के अंदर, सो सीड बेसिकली हैज़ टू रेजिस्ट द फोर्सेज ऑफ नेचर विच आर एक्टिंग ऑन इट। नॉट आर द फोर्सेज ऑफ नेचर दैट आर एक्टिंग ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, तो सीड के ऊपर प्रेशर लगेगा। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके सीड को खा सकते हैं या फिर एम्ब्रियो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो आजू बाजू के केमिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए सीड ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। इसलिए उसने अपने इर्द गिर्द जो है अपने आजू बाजू एक सीड कोड बना के रखा है। सो व्हाट द सीड डज इज़ इट हैज़ टू ब्रेक मतलब ये फोर्सेस ऑफ नेचर को डिफेंड करने के लिए, मतलब फोर्सेस ऑफ नेचर के अगेंस्ट उसको डिफेंड करने के लिए सीड ने सीड कोड बना के रखा हुआ है। तो जब भी उसको मालूम पड़ेगा कि ये नेचर के जो फोर्सेस हैं मेरे पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब ही वो सीड को फटेगा और उसमें से अपना जो भी है एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, वो सब निकलेगा। सो मतलब आपका जो बोलते हैं ना कॉटलीडॉन, या फिर बोलते हैं ना स्टेम ग्रो होगा और रूट ग्रो होंगे। जब भी आपके फोर्सेस ऑफ नेचर आपके सीड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होंगे तभी ये हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस नेचुरल प्रोसेस, हम अपने प्रोसेस को फास्टर करने के लिए क्या करते हैं, वी सोक द सीड्स इनटू वाटर। अभी सोकिंग से क्या हो जाता है, जो उसकी बाहर की परत होती है, बाहर की जो सीड कोट रहती है सीड की, वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। क्यों? बिकॉज सीड के अंदर पानी भर जाता है। अभी बेसिकली सीड जर्मिनेशन का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम सीड को बेसिकली सॉइल के अंदर डालते हैं तो मतलब नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं बाहर से कुछ उसको स्कैरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, आई होप यू रिमेंबर स्कैरिफिकेशन, तो बाहर से अगर मैं इसको स्कैरिफिकेशन, कुछ ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, नेचुरली उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली में मैकेनिज्म क्या है कि ये सीड कोड उससे डेवलप करके रखा हुआ है। अब ये सीड कोड ब्रेक कैसे होगा वो बात करनी है। तो वो क्या करता है ना, सॉइल में से जितना पानी अवेलेबल होता है वो लेता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सीड पूरा पानी से भर जाता है, और फिर जब प्रेशर नहीं संभाल पाता सीड कोड तो फट जाता है, एंड देन द स्टेम एंड द रूट कम्स। सो अभी ये प्रोसेस को नेचुरली स्टार्ट होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस प्रोसेस हैपनिंग नेचुरली, हम ये प्रोसेस को मिमिक कर देते हैं इन लेबॉर्ट्री ओनली। मतलब हम उसको पहले से सोख करके रख देते हैं। ये जो फार्मर्स भी रहते हैं ना, ये पहले से सोख करके रख देते हैं, और उसको सोख करने के बाद 1 दिन तक सोख करने के बाद, 2 दिन तक सोख करने के बाद उसको बाद में डाल देते हैं। तो क्या है ना, जो पहला स्टेप है ना जर्मिनेशन का, कि भाई वो अभी पानी भरेगा सीड के अंदर, फिर फटेगा, सीड कोड फटेगा, फिर वो सब कुछ चीज़ें होंगी, वो एक स्टेप बाईपास हो चुका है। वो एक स्टेप मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। तो जल्दी प्लांट ग्रो हो सकता है अभी। ओके, तो अभी तो वैसे भी सीड कोड नरम हो चुका है, एंड सही है। बाद में तो फिर अपना स्टेम और रूट अपने आप ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सीड को क्या लगेगा कि चलो ये दिस इज़ द राइट टाइम, पहले से पानी भर चुका है, सो नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू बेसिकली बर्स्ट ओपन, ठीक है ना। सीड को भी हमने फूल बना दिया है एक्चुअली में, ठीक है ना। सीड को हम लोग ऐसा फूल बना रहे हैं, उसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, जो नेचर मदर नेचर है, उसके ऊपर एक्ट कर रही नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए वो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फॉर 1 to 2 वीक्स ऐसे ही बिना कुछ काम किए, वो जैसे डालेंगे विदिन 1 day इट विल स्प्राउट। ओके, बेसिक बात होती है। अभी इसका एडवांटेज आप किस जगह पे ले सकते हो, ऐसी जगह पे ले सकते हो जहाँ पर ड्रॉट कंडीशन है, जहाँ पर आपको पता है कि सैंड में रखने के, सॉइल के अंदर रखने के बाद भी 1 वीक्स हो गए, 2 वीक हो गए, लेकिन ये सीड जो है ये स्प्राउट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपके सॉइल के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है, और ड्रॉट कंडीशंस है वहाँ पर। ड्रॉट कंडीशंस है मतलब पानी का अवेलेबिलिटी ही नहीं है, बारिश ही नहीं होती है वहाँ पर। तो उन केसेस में अगर आप पहले से सीड में वाटर भर के रख रहे हो सोकिंग करके, तो अच्छा हो जाता है ना, देन इट इज़ गुड। ओके, क्योंकि वैसे अगर आपने सॉइल के अंदर रखा आपका सीड, ठीक है ना, और फिर 2 वीक्स हो गए, 3 वीक्स हो गए, देन द सीड माइट बेसिकली बोलते हैं ना, सड़ जाएगा, सीड सड़ जाएगा, सीड विल रॉट। ओके, सो दैट शुड नॉट हैपन।
तो वो हो जाता है। देन समटाइम सीड्स आर सोक्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो। सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग क्यों कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, सीड का कोट जो रहता है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्कार आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे निशान आ जाते हैं, बहुत सारे उसका जो सीड कोट होता है ना, फटने लग जाता है। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे अपन फुटबॉल की जैसे बात करते हैं, फुटबॉल में जैसे अपन किक करते करते बहुत सारा खेलते फुटबॉल खेलते खेलते एक ऐसा टाइम आता है जब फुटबॉल के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं। ओके, फुटबॉल फटता नहीं, बट वो फुटबॉल के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं। यू कैन सी द क्रैक्स। ओके, तो वो क्रैक्स हमको सीड में देखने मिलते हैं आफ्टर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग सोख कर रख देते हैं। तो उसका एक एडवांटेज क्या है कि सीड वाटर जल्दी अक्यूमुलेट करता है अपने अंदर फिर सॉइल में डालने के बाद, बिकॉज आपको बताया था कि फर्स्ट मैकेनिज्म आफ्टर पुटिंग द सीड इन द सॉइल इज़ वाटर अक्यूमुलेशन, और वो करने में उसको टाइम लग जाता है। पर वही अगर अपन पहले से क्रैक्स बिल्डअप करके रखेंगे तो वाटर विल सीप, और वी कैन से वाटर विल गो इनटू द सीड वेरी ईजिली। ऑल्टरनेटिवली टेस्टा इज प्राइमरीली रिमूव। टेस्टा की बात जब हम करते हैं, टेस्टा इज नथिंग बट द सीड कोड, partially removed by grindstone or by pounding seeds with coarse sand. So you can partially remove the seed coat also by grindstone जो रहता है ना, उससे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल इंडियन सेना के अंदर हम ऐसा करते हैं। ओके, अभी सिमिलर प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो यूज्ड। ओके, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल मेथड्स के बारे में। So in case of asexual method of vegetative propagation, the vegetative part of a plant such as stem or root is placed in such an environment that it develops into a new plant. तो asexual method में हम लोग क्या करने वाले हैं, we are going to use part of the plants, we are going to use stem, we are going to use roots and such vegetative part of the plant, जिसके हम लोग उसको बोलते हैं vegetative propagation। अब बात करते हैं नीचे कि भाई इसके फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या हैं। देयर इज़ नो वेरिएशन बिटवीन द प्लांट ग्रोन एंड प्लांट फ्रॉम विच इट इज़ ग्रोन। As such, the plants are uniform in growth and yielding capacity. In case of fruit trees, uniformity in the fruit quality makes harvesting and marketing easy. तो आपको बोल चुका हूँ, ये तो बात हम लोग पहले से ही कर चुके हैं इन द एडवांटेजेस ऑफ द सेक्शुअल प्रोपगेशन ऑफ सीड्स। उस पर हमने पहली बात कर दी थी इसके बारे में कि यील्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये सब कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, इनका क्या इम्प्लीकेशन होता है, इनका क्या एक्चुअली में नीड है सीड के लिए, तो हमने पहले से बात कर दी थी। ऑफ कोर्स एसेक्सुअल मेथड के अंदर तो आपको मैंने बता दिया था तभी पहले कि जैसा पेरेंट है वैसे ही प्लांट निकलता है, वैसे ही बेबी उसका रहता है, ठीक है ना, एकदम से सेम का सेम ही रहता है, ठीक है। सो इज़ नो केस ऑफ वेरिएशन ओनली, बट इसका एक डिसएडवांटेज आपको बताने वाला हूँ मैं बाद में। दैन सीडलेस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स कैन ऑल बी प्रोपगेटेड। बराबर, हमको सबको सीड्स पसंद ही नहीं ना फ्रूट के अंदर, तो सीडलेस वेराइटी हम लोग ले सकते हैं ना इसके थ्रू से। देन प्लांट स्टार्ट बेयरिंग अर्लियर एज कम्पेयर टू सीडलिंग ट्रीज। ऑफ कोर्स जो प्लांट्स रहते हैं जो सेक्शुअल रिप्रोपगेशन से करते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। तो सीडलिंग ट्रीज जो रहते हैं बेसिकली वो कैसे, उनको टाइम लगता है ग्रो होने के लिए। ओके, बट ये जो है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम लोग ग्रो करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं, वो फट ग्रो हो जाता है। बडिंग और ग्राफ्टिंग इनकरेजेस डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। येस, बडिंग और ग्राफ्टिंग क्यों ऐसे इनकरेज करते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रूट स्टॉक्स ऑन साइन कैन बी अवेल्ड ऑफ, ये मैं बताऊँगा। एंड इन्फीरियर और अनसुटेबल वैराइटीज़ कैन बी ओवरलुड, ये भी आपको बताऊँगा। इसका भी सिर्फ इतना ही मतलब है इन्फीरियर और अनसुटेबल वैराइटीज़, मतलब सपोज अगर आपके पास एक इनसुटेबल वैरायटी है ऑफ द प्लांट, अब उसको आपको एक सूटेबल वैरायटी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसके साथ ऐसा ग्राफ्टिंग प्रोसेस करोगे, उसका ग्राफ्टिंग प्रोसेस के टाइम पे आप ऐसा प्लांट का पार्ट उससे स्टिक करोगे जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उससे आप कनेक्ट कर दोगे, तो ऑफकोर्स जो वो फालतू वाला प्लांट था वो अब अच्छा प्लांट बन जाएगा। ये मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ्टिंग। अभी ये कुछ एसेक्सुअल मेथड्स हैं, ओके, जिसमें सबसे पहला वाला मेथड आता है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, ओके, जिसमें बल्ब्स को ग्रो कर सकते हैं, बल्ब से हम लोग कुछ ग्रो कर सकते हैं, वी कैन ग्रो फ्रॉम द कॉम्स, वी कैन ग्रो फ्रॉम द ट्यूबर्स, तो ये सब सबको पढ़ना ही है, ओके। देन आर्टिफिशियल मेथड्स कौन से हो सकते हैं, कटिंग्स का एक है, स्टेम कटिंग करके, सॉफ्ट वुड कटिंग करके, सेमी हार्ड वुड कटिंग करके, हार्ड वुड कटिंग करके, ओके। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है कि आप स्टेम को कट करके किधर और लगा रहे हो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? मतलब सपोज़ अभी मैं कैसे बात करूँ इसकी, हाँ, मतलब एक आपने प्लांट पार्ट तोड़ दिया, मतलब फाड़ दिया, मतलब समझो आपका स्टेम ग्रो होता जा रहा है एक प्लांट का, ठीक है। आपने क्या किया, उस प्लांट में से स्टेम फाड़ दिया, मतलब काट दिया, और दूसरे सॉइल में लाके उसको लगा दिया, ग्रो हो जाएगा। सिंपल जब अपन कटिंग करते हैं ना, नॉर्मल कटिंग जो अपन करते हैं अपने घर पे भी कभी कभी आपकी मम्मी करती होती है कि जो प्लांट एकदम बढ़ जाता है हाइट के अंदर, अपन उसके स्टेम्स काट के दूसरे
पॉट्स में लगा दें ताकि वो एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो सके, तो वो भी आप कर सकते हो। वही है, इसकी बात वही है, उसके खाली टाइप्स दिए उन्होंने। ओके, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, उसका भी मतलब लीफ को भी कट करके आप ग्रो कर सकते हो। हाँ, अभी मेन जो है आपके जिसमें कुछ एकदम डायग्राम देख के समझना है वो है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये समझना है आपको। नॉट ए सिंपल लेयरिंग, आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। So as you can see in this picture, ठीक है, अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हो मेनली जो है आपका, हाँ अभी आप ये देख सकते हो सर्पेंटाइन लेयरिंग, ये भी आपका एक टाइप है। पर सबसे पहले आपको सिंपल लेयरिंग समझाना है ना मुझे, सिंपल लेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो सर्पेंटाइन लेयरिंग तो ऑफकोर्स है ही। अब ये सिंपल लेयरिंग है, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि मतलब सिंपल लेयरिंग जो होती है ना, अगर आप देख पा रहे हो सर्पेंटाइन लेयरिंग का, जो आपका प्लांट ग्रो होता जा रहा है ऊपर ऊपर, और उसका जो स्टेम है वो हमने क्या कर लिया है, जानबूझ के उसको टिल्ट करके उसको बेसिकली आप देख पा रहे हो मेरा कर्सर, उसको हमने ग्राउंड पे लगा दिया। ओके, ग्राउंड पे अपन ने उसको माउंट करके कर दिया, ग्राउंड पे अपन ने कर दिया, और वहाँ पर से फिर वो अंदर ग्राउंड के अंदर फंस गया एक्चुअली में। ठीक है ना, हमने क्या किया एग्जैक्टली, वो आपका जो प्लांट रहता है वो ग्रो हो रहा है, उसके स्टेम्स ग्रो हो रहे हैं, उसके स्टेम को हमने एक स्टेम को पकड़ के टिल्ट करके उसको ग्राउंड के अंदर घुसा दिया। ठीक है ना, और उसके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हमने ग्राउंड के अंदर घुसा दिए। ठीक है ना, ऑल्टरनेट पार्ट्स ऐसे, मतलब एक पार्ट नीचे रहेगा और एक पार्ट ऐसे ऊपर रहेगा। आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक पार्ट नीचे, एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे, एक पार्ट ऊपर, ऐसे हम लोग कंटिन्यूसली इसको गाड़ते जाएंगे अंदर। ओके, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग। वो जो सिंपल लेयरिंग होता है उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ही बार गाड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे दो बार ऐसे नहीं करते, सिर्फ एक बार उसको गाड़ते हैं और ऊपर ले लेते हैं बस। ठीक है ना, मतलब इधर तक का पार्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं, हाँ ये देखो, इधर तक का पार्ट। ओके, ये देख पा रहे हो मेरा इमेज, थोड़ा सा एक सेकेंड मैं थोड़ा सा और इसको करता हूँ, ये नहीं हो रहा है और हाँ ये देखिए इधर तक अगर मैं बात करूँ तो, अगर आप देख पा रहे हो इधर तक मैंने आपका ये करके रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं तो मैं आपको एक गूगल से पिक्चर दिखा देता हूँ, सिंपल सी बात वही रहेगी। ऐसे में सारे पिक्चर्स दिए थे, सिंपल लेयरिंग का मुझे पिक्चर मिल नहीं रहा है। देखो सिंपल लेयरिंग में आप सिर्फ जो प्लांट का पार्ट है, देखिए देखा, ये अपन ने सिर्फ एक ही बार इसको ग्रो किया है, मतलब एक ही बार इसको गाड़ा है। ओके, एक ही बार उसको सिर्फ सॉइल के अंदर डाला हुआ है, एज यू कैन सी। करेक्ट है, ये देखो इधर पे अपन ने एक ही बार डाला हुआ है। करेक्ट है, बार बार अपन डालते नहीं, बार बार हम कहाँ डालते हैं, सर्पेंटाइन लेयरिंग में डालते हैं। और दूसरा जो टाइप है, हाँ ये जो टाइप है ना, इसमें हमने क्या किया है, इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग। ये भी इसके बारे में बात करेंगे हम पहले। देन हम लोग बात करते हैं अबाउट ट्रेंच लेयरिंग। अब ट्रेंच लेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है ना, आपका जो प्लांट हमने डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट को जब हम लोग ग्रो करते हैं ना, उसको पहले से टिल्ट करके ग्रो करते हैं, थोड़ा सा स्लांट वे में ग्रो करते हैं। ओके, एंड उसको स्लांट करते करते उसको खींच के नीचे ट्रेंच बनाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो इधर आपका एक ट्रेंच दिख रहा है आपको। ट्रेंच का मतलब क्या होता है ना, कि हमने ना गड्ढा खोदा हुआ है, उस गड्ढे के अंदर अपन ने ये प्लांट को ऐसे स्लीपिंग मोड में रखा हुआ है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उधर से प्लांट ऐसे ग्रो करने चालू हो जाएंगे। एज यू कैन सी इन दिस, मैं जहाँ पर कर्सर घुमा रहा हूँ उधर से ऐसे प्लांट ग्रो होने चालू हो जाएंगे। करेक्ट है, और देखो आप प्लांट ग्रो हो गया, आपका समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंच लेयरिंग। और जो आपका दूसरा लेयरिंग है इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। मतलब स्टेम आपका पूरा ग्रो हो चुका है, आपके स्टेम के अंदर ही आपको जो आउटर पार्ट है उसका वो छिल देना है। ठीक है, और उसके आजू बाजू आपको मॉस जो होता है ना, मॉस जो आपने देखा रहेगा, हम जो जाते रहते हैं हमारे दूसरे जो चीज़ें रहती हैं, मतलब अब कैसे दिखाऊँ मैं आपको, हाँ आपके सोसाइटी में आपने कभी कभी देखा रहेगा, जो सोसाइटी का फेंस रहता है, जो वॉल फेंस रहता है जो कंक्रीट से बनता है, कभी कभी उसमें से प्लांट्स निकलते हैं, तो उसको हम लोग कुछ नहीं बोलते, वो ग्रीन दिखता है ना, कभी कभी एकदम ग्रीन पूरा ग्रीनरी दिखता है, आपका पूरा वॉल ग्रीन दिखता है, तो वो कुछ नहीं, मतलब वो मॉस ही है। तो उस मॉस में अपने को उसको कवर करके रख देना है।
ओके, और उसको ऐसे थैली से बांध देना है, दैट्स इट, काम हो गया। ओके, देन दैट इज़ कॉल्ड एज एयर लेयरिंग। तो वो अंदर ही अंदर फिर कुछ दिनों के बाद अपने रूट्स फॉर्म करना चालू कर देगा, एंड देन यू कैन कट दैट पार्ट जो आपने कवर करके रखा होगा अभी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग। अभी माउंट लेयरिंग का क्या मांझरा है? माउंट लेयरिंग का ये मांझरा है कि आप क्या करने वाले हो कि आप मतलब आपका जो प्लांट है उसका जो स्टेम है आप काट दोगे। ओके, यू गोइंग टू टेक अ प्लांट, देन व्हाट यू गोइंग टू डू, उसका स्टेम आप काट दोगे, उसका स्टेम अलग से फिर आप सॉइल में डाल के रखोगे और उसको ऐसे माउंड करके रखोगे, मतलब ठीक है ना, ऐसा ऊपर तक सॉइल डाल के रखोगे और वो फिर रूट्स बनाने लगेगा और अलग नया प्लांट बनाने लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे माउंट लेयरिंग। ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लेयरिंग। नाउ जितना भी था हमने लेयरिंग देख लिया। ओके ओके, जितने भी हमने लेयरिंग सीख ली, फिर वो टिप लेयरिंग का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो भी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ टिप लेयरिंग का। टिप लेयरिंग में सिर्फ कितना होगा, ये देखो, इसको बोलते हैं टिप लेयरिंग। हम लोगों ने प्लांट का जो टिल्ट करके सिर्फ टिप डाला हुआ है अंदर, ठीक है ना। जो दूसरे पिक्चर्स देखे थे हमने, सिंपल लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, उसमें हमने क्या लिखा था, ये मैं जहाँ पर कर्सर कर रहा हूँ ना, उस मिडिल पोर्शन को हमने गाड़ा था अंदर, बट इसके अंदर टिप लेयरिंग के अंदर हम लोग इस पोर्शन को अंदर गाड़ते हैं, एज यू कैन सी माय कर्सर। ओके, ये हो गया आपका लेयरिंग। देन वी कम डाउन टू ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक प्लांट का स्टेम और दूसरे प्लांट का स्टेम लाने का और दोनों को दोनों के दोनों स्टेम को जोड़ देने का। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लांट अगर आपका एक इन्फीरियर क्वालिटी का है और उसके साथ आपने दूसरा प्लांट मिक्स कर दिया जो एक सुपीरियर क्वालिटी का है, तो रिज़ल्ट जो आपको प्लांट मिलेगा वो एक हाई क्वालिटी का प्लांट होगा। ओके, इसलिए हमने वो आपको कहा था ना कि मैं एडवांटेजेस का पार्ट जो है वो कवर करूँगा बाद में। डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकता हूँ, मतलब एक प्लांट जो आपके पास है सपोज़, उसका एक स्टेम डिजीज़ रेजिस्टेंट है और एक प्लांट का स्टेम जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो जो ओवरऑल मुझे प्लांट मिलेगा वो डिजीज़ रेजिस्टेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब विप ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। विप ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? विप ग्राफ्टिंग का मतलब होता है विप ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि मतलब हमने एक स्टेम, देखो एक स्टेम, ये देखो स्लांट दिख रहा है आपको, मतलब एक स्टेम लिया। ओके, ये देखो, इसको इधर कैसे देखो, हाँ ये देखो, एक स्टेम लिया, आपको दिख रहा है ना कहाँ पर वो जुड़ रहा है, ठीक है ना, इस में आप जुड़ रहा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है टंग, दिख रहा है एक टंग में इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये देख पा रहे हो ना आप, ये पूरा ऐसा, इफ़ यू आर एबल टू सी, ये टंग शेप में है ना, दोनों स्टेम्स का जो एंड है, ठीक है ना, वो काटी जो है पूरी टंग शेप के अंदर है, अगर आप देख सको तो उनको टंग शेप में ऐसा जोड़ा हुआ है ताकि अच्छे से जुड़ पाएँ। इसको बोलते हैं विप एंड टंग ग्राफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज अप्रोच ग्राफ्ट, मतलब दो जो ऐसे आ रहे हैं उनको साथ में जोड़ दो, ठीक है ना। ये देखो, दिख रहा है आपको, दो स्टेम जो साइड में से आ रहे हैं उनको सिर्फ जोड़ दो साथ में, दैट्स इट। इसको बोलेंगे अपन अप्रोच ग्राफ्टिंग। और जो आपका साइड ग्राफ्टिंग होगा, साइड ग्राफ्टिंग का सिर्फ इतना होगा कि आपके पास एक पूरा का पूरा ऐसे स्टेम रहेगा अच्छा खासा, उस स्टेम को आपको क्या करने का है, उसके स्टेम के साइड के अंदर आपको दूसरा स्टेम लगा देना है, दैट्स इट, वो हो जाएगा साइड ग्राफ्टिंग। सिंपल। एसेप्टिक मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, सो आई डोंट नीड टू टेल नथिंग, मतलब आई डोंट नीड टू टेल अबाउट दिस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर अबाउट नर्सरी बेड्स। ओके, थोड़ा बहुत नर्सरी बेड्स के बारे में कवर करेंगे, देन मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में कवर करेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टिवेशन। ओके, या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यही वीडियो में कवर कर देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड्स। ओके, नर्सरी बेड्स का मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। इसमें अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है कि नर्सरी बेड्स कैसे दिखते हैं फिर कैसे हैं, इसको सिर्फ अपने को मतलब रट्टा ही मारना है, ठीक है ना। फॉर वेरियस जेन्युइन रीजन सीड्स कैन नॉट बी सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल दैट इज़ वेरी स्मॉल साइज, ईसबगोल, तुलसी, हाई कॉस्ट, आपको पहले बात कर चुका हूँ। जो छोटी प्लांट्स रहते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, उनको हम ऐसे सॉइल में डाल नहीं सकते ना, इफ़ यू रिमेंबर, हम ऐसे सॉइल में डायरेक्ट डाल नहीं सकते, उसको अपने को क्या करना पड़ता है, ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है। जो छोटे छोटे सीड्स रहते हैं उनको ऐसा कर नहीं सकते,
ठीक है ना, वेरी स्मॉल साइज वाले, जैसे हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे इसबगोल, तुलसी, हाई कॉस्ट, पुअर जर्मिनेशन रेट एंड लॉन्ग जर्मिनेशन टाइम, ठीक है ना, जैसे कार्डमम हो गया, कोरिएंडर, इनको हम सॉइल में डाल नहीं सकते बिकॉज सॉइल में डालने की कोशिश की तो फिर बहुत टाइम लेगा. So under such circumstances, seeds are grown into the nursery bed, which not only is economical, but one can look after the diseases during germination period. ओके, सो ऑफकोर्स नर्सरी बेड के अंदर रहेगा. नर्सरी मतलब अपने पास एक अलग से जगह रहेगी, आर्टिफिशियल जगह रहेगी जिसके अंदर अपन ये सब कुछ सीड्स रखेंगे और उसमें क्या है अपन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, सनलाइट कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीजेस कंट्रोल कर सकते हैं. उसका जो एयर रहेगा जो सर्कुलेट करेगा पूरे के पूरे नर्सरी के अंदर वो हम सर्कुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. देन स्मॉल साइज ऑफ बेड्स कैन बी इरीगेटेड कन्वीनियंटली अलॉन्ग विद फर्टिलाइजर्स एज एंड व्हेन इंक्रीजिंग. जैसे आपको इरीगेशन करनी है वैसे इरीगेशन कर सकते हो, जैसे आपको फर्टिलाइजर यूज़ करना है वैसे फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो. So there are 4 types of nursery beds. Now we'll see this types on Google. एक second. Flat bed types. Flat bed nursery. ओके, तो फ्लैट बेड नर्सरी जो रहता है वो कुछ ऐसा है. एक सेकेंड गाइस. ये देख पा रहे हो आप, ये पूरा का पूरा नर्सरी है. नर्सरी मतलब एक प्लेस है. देखो हम लोगों ने क्या करके रखा है, फ्लैट बेड मतलब फ्लैट के फ्लैट सारे सीड्स ग्रो करके रखे हुए हैं और ऊपर जो है हमने एक डोम शेप करके रखा है प्लास्टिक का उसके ऊपर ऐसे रखने के लिए. ठीक है ना, मतलब एक अलग से जगह मतलब बना के रखी है प्लांट ग्रो करने के लिए. देखो इसके ऊपर से आपको डोम दिखेगा, डोम देख पा रहे हो, पूरा डोम शेप है पूरा ऊपर. ठीक है, एक ऊपर से कवर लगा के रखा हुआ है पूरे के पूरे वो ग्रीनरी के ऊपर. ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैट बेड. अब जो रेस्ड बेड मेथड रहेगा उसको बताते हैं. रेस्ड बेड है, रिजेस एंड फरो मेथड है, रिंग एंड बेसिन मेथड है. अब रेस्ड बेड कैसा रहेगा बताते हैं. रेस्ड बेड, हाउ इज़ रेस्ड बेड. रेस्ड बेड में कैसे होता है, रेस्ड बेड में अलग चीज़ें होती हैं, बताता हूँ. अभी आप इधर देख पा रहे होंगे, अभी आई नो ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मतलब नॉट सो क्लियर. आई कैन अंडरस्टैंड, या यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर एटलीस्ट. आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ज़मीन है, जो बेड है उसको उन्होंने रेस करके रखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करके रखा हुआ है. इफ़ यू कैन सी, नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा एक बना के रखा हुआ है. एक ऐसे जैसे हम लोग ग्राउंड पे खेलने जाते हैं तो पिच कैसे उन्होंने बना के रखी होती है, एकदम पिच थोड़ी सी रेस्ड रहती है ना, ज़मीन के थोड़ी ऊपर रहती है, ज़मीन से थोड़ी ऊपर रहती है जो हम लोग पिच पे जिस पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं. वैसे यहाँ पर भी उन्होंने वो रेस करके रखा हुआ है ऊपर. दिस इज कॉल्ड एज रेस्ड मेथड. और जो आपका रिजेस एंड फरो मेथड रहेगा वो ऐसा रहेगा. रिजेस एंड फरोज का मुझे दिख नहीं रहा है वैसे, बट है ज़रूर. आई मीन रिजेस एंड फरोज का आप ऐसे देख सकते हो. ये देख पा रहे हो आपने, मतलब वी शेप के अंदर ग्राउंड को करके रखा हुआ है. ठीक है ना, मतलब ऑल्टरनेट, मतलब एक जगह पे ग्राउंड थोड़ी सी नीचे है, एक जगह पे ग्राउंड थोड़ी सी ऊपर हो जाती है. रिज बोलते हैं ना, रिज. जैसे आपने देखा रहेगा ना, जो अपने ऊपर ऐसे पता रहता है हमारे
दुकान देख रही हैं अपने जो रोड्स के ऊपर दुकान रहते हैं, जो स्टॉल रहते हैं, स्टॉल के ऊपर अपने वो पतरे देख रहे हैं, करेक्ट है। वो पत्रों के अंदर भी कैसे रहता है, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, एक पार्ट ऊपर रहता है एक पार्ट नीचे रहता है। आपने अगर देखा रहेगा स्टील के जो ऊपर के पतरे रहते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, ज़मीन को एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ओके। और लास्ट टाइप जो है आपके पास वो है रिंग एंड बेसिन मेथड। और आप ये खुद से भी करके देख सकते हैं, ओके। मैं भी गूगल से ही दिखा रहा हूँ ना, तो यू कैन ऑलवेज सी दैट। इसमें क्या करके रखते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे खोदने के बाद उसको पूरा ऐसे करके रख देते हैं, मतलब प्लांट को उसके अंदर खोद के रख देते हैं, ठीक है। और उसी गड्ढे के अंदर फिर हम ना पानी भर के रख देते हैं, ओके। और उसके इर्द गिर्द जो रहता है ना, एक फेंसिंग लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिंग। मतलब रिंग बना के रख देंगे, मतलब रिंग बना के रखा है, रिंग के अंदर अपने प्लांट को डाल दिया है, और एक बेसिन बना के रख दिया ना। वो बेसिन जैसे हम लोग हाथ के अंदर धोते हैं, बेसिन के अंदर धोते हैं, उसके अंदर पानी भरता है, बेसिन के अंदर हाथ धोने के बेसिन के अंदर पानी भरता है, वैसे ही इस रिंग के अंदर हमने पानी भर के रख दिया है। सिंपल सी बात है, बराबर है। रिंग मतलब जो मैंने पार्ट खोदा है, बराबर, और बेसिन मतलब वही पार्ट जो खोदा है उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, वो बेसिन बन गया ना, करेक्ट है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट I will be covering the methods of irrigation and I will be covering the factors affecting cultivation, okay.